Hello friends, I am Parul from Shri Ved International School. Now dear friends, today we are going to learn chapter 4th, standard 12th from Flamingo, and this is the part 4th. Its name is the rat trap. Last lecture we had learned the paddler got a share of the porridge and some tobacco for his pipe, and early morning they went away. Half an hour later the paddler returned, and he went up to window and smashed an pan and took out the 30 kroner from the pouch and put pouch back and went away. Then he avoided the public highway and turned into the forest wood. So no one would be able to catch him, and there was the path twisted back. He had been walking around in the same part of the forest. Then he faced there some problematic things because he had let himself be fooled by bait and had been caught, and the whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. ऐसी जगह पे वो पहुंच गया था जहाँ से उसको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है मुझे कोई जो रियल प्लेस है वहाँ जाने के लिए। तो इसी सोच से वो थोड़ा डरा हुआ था और उसको लग रहा था कि मैं ऐसे प्रिजन में चला गया हूँ कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। नाउ लेट्स वी स्टार्ट नेक्स्ट पेज। इट वॉज लेट इन दिसंबर। वैसे ये जो अब टाइमिंग बता रहे हैं कि वो टाइम क्या था जब ये जंगल में फॉरेस्ट में पहुंच गया था, तो मंथ भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का टाइम था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और देखने जाए तो पूरी तरह से डार्कनेस था क्योंकि फॉरेस्ट में धीरे धीरे डिसेंडिंग हो रहा था। पूरा फॉरेस्ट धीरे धीरे डार्क हो रहा था क्योंकि अभी ऑब्वियस है कि दिन में आप कहीं पे खो गए हो, अननोन प्लेस हो, तो आप कोई चीज़ को फाइंड करने के लिए कोशिश कर सकते हो या फिर आपको मिल भी सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इतना डार्कनेस था और वो भी फॉरेस्ट में, तो हर एक चीज़ सिमिलर दिखती थी, हर एक चीज़ एक जैसी दिखती थी, तो उसको फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो जब दिसंबर का टाइम था, डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, पूरी जो फॉरेस्ट थी वहाँ पे उसको डार्कनेस दिख रही थी। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और उसके लिए जो डेंजर जोन जैसे बोला जाए वो बढ़ता जा रहा था, उसके अंदर घबराहट बढ़ रही थी। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, मतलब कि धीरे धीरे उसका जो ग्लूम था, जो फियर था, वो बढ़ता गया। तभी दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, यानी कि धीरे धीरे ऐसे उसको डर लगने लग गया कि जैसे मैं कुछ खोने वाला हूँ, कुछ मेरे से छूटने वाला है। एक डर, एक खौफ था जो उसकी बॉडी में, उसके माइंड में बैठ गया था। अब तक तो वो एकदम फ्री से घूम रहा था, फ्रीली घूम रहा था। कैसे कि चलो वो पूरी दुनिया को मान रहा था कि वो रेड ट्रैप है, और वो खुद ब खुद अभी उस रेड ट्रैप में फंस चुका है। तो अब उसको डर लगने लगा है कि जब इंसान फंस जाता है तो किस तरह की फीलिंग उसके अंदर आती है। फाइनली ही सो नो वे आउट। उसको अब लग रहा था कि अभी उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और क्या होता है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो नीचे गिर जाएगा। सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, ट्राई टू डेथ।
मतलब कि फाइनली अभी उसने माइंड से डिसाइड कर लिया, क्योंकि इस तरह की जो भी कंडीशन आती है तो कोई भी इंसान होता है वो सोच में पड़ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है कि अब आगे का रास्ता क्या। इवन माइंडेड पर्सन भी इस तरह की कंडीशन में जब आता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि अब आगे का रास्ता क्या, फाइंड कैसे करो उसको। बिल्कुल वैसे इसकी कंडीशन थी कि फाइनली ही सो नो वे आउट, वो उसको लग ही नहीं रहा था कि अभी यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे गिर जाता है, टायर्ड टू डेथ, इतना थक गया था कि उसको लग रहा था जैसे वो मरा हुआ इंसान कैसे गिरता है, और बिल्कुल वैसे वो गिर जाता है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसी टाइम उसको लग रहा था कि जैसे वो मोमेंट उसकी जो थी वो लास्ट मोमेंट थे, मतलब कि अब वो मर जाने वाला है। अब उसकी ही फेल डाउन, वो गिर गया है ग्राउंड पे, और उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ का एंड आ चुका है। सो अगेन फाइनली ही सो नो वे आउट, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, सैंक डाउन का मतलब फेल डाउन होता है, तो वो ग्राउंड पे गिर जाता है, टायर्ड टू डेथ, और ऐसे लग रहा है कि इतना सारा थक चुका है वो कि उसको लग रहा है कि अभी मृत्यु जो डेथ है, मौत है, उसके बिल्कुल आसपास है। थिंकिंग, और उसे ऐसे सोच भी लिया कि दैट इज़ लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये उसके लिए लास्ट मोमेंट थे। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन अभी क्या होता है कि जो ये मोमेंट उसे देखे तो उसकी जो हेड था, मतलब कि वो इस तरह से गिरा हुआ था कि जो उसका जो हेड था वो नीचे, हो सकता है कि वो ग्राउंड से टचेबल हो। तो उसी टाइम ग्राउंड से ऐसी कोई वॉल्यूम, कुछ आवाज़ ऐसे कुछ सुनाई दिया, कुछ मोमेंट ऐसी आई कि कुछ नया उसको दिखाई दिया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड, जैसे उसने अपना हेड जो है वो ऑन द ग्राउंड पे रखा, तो ही हर्ड साउंड, उसने कोई साउंड सुना। अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, जैसे लग रहा है कि ऐसा वॉल्यूम जो कंटिन्यू एक ही टाइप की एक्शन में दिख रहा हो, एक ही टाइप का वॉल्यूम आ रहा था, तो वो उसको वहाँ पे सुनाई दिया। अभी मैं फिर से बोल रही हूँ कि जब वो गिरा, मतलब कि सैंक डाउन हुआ, फेल डाउन हुआ ग्राउंड पे, उसको लग रहा है कि अब मेरी मौत मेरे पास आ रही है, ये उसकी लास्ट मोमेंट थी इस जगह पे। लेकिन जब उसका जो लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जब उसका जो हेड था वो ग्राउंड से टच होता है, तो ही ईयर साउंड, उसने कोई साउंड सुना। हार्ड रेगुलर थम्बिंग, ऐसे लग रहा है कि कोई रेगुलर थम्बिंग कर रहा है, कोई जैसे वो धक धक थक थक करने वाला जो आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी उसको आवाज़ सुनाई देती है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। वैसे तो देखने जाए तो जंगल में या फॉरेस्ट में इस तरह की आवाज़ आना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, ऐसे सोच भी नहीं सकते कि किस तरह की आवाज़ थी। देयर वॉज नो डाउट, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि एज वॉट दैट वॉज, क्या था वो। रियलाइज हिमसेल्फ दोज आर हैमर स्टॉक फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट। फिर उसने सोचा, उसको याद आया या फिर उसने सोचा कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो आवाज़ है रेगुलर थम्बिंग की, हो सकता है कि वो हैमर स्टॉक है। तो दोज आर, वो जो आवाज़ थी वो किसकी थी, तो हैमर स्टॉक की थी। हैमर स्टॉक जैसे वो खट 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 जो आवाज़ होती है, बिल्कुल वैसे उसको आवाज़ सुनाई रही थी, और उसको लगा कि यहाँ पे आयरन मिल है, तो हो सकता है वहाँ पे हैमर स्टॉक हो रहा है, और उसकी आवाज़ उसको वहाँ पे सुनाई दे रही थी। तो दोज आर द हैमर स्टॉक फ्रॉम द आयरन मिल, ही थॉट। देन मस्ट बी पीपल नियर बाय, ही सिमन all his strength got up and staggered in the direction of the sound. There must be people nearby, मतलब ये क्लियर हो गया उसके माइंड में कि ये जो फॉरेस्ट है उसके आसपास इंसान है, मतलब वो अकेला नहीं था। अब थोड़ा उसका जो खौफ था वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम फॉरेस्ट ऐसी जगह पे फंस जाते हैं तो ऑब्वियस एक दो चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है। ये पहली तो पानी कहाँ पे है, जहाँ पे पानी यानी कि रिवर या लेक कहीं पे आपको दिखता है, वो जगह आपको मिल जाती है, तो मतलब कि उसके आसपास ही इंसान आपको मिल सकता है, यानी रेसिडेंस आपको कहीं पे मिल सकता है, आपको हेल्प मिल सकती है।
तो अगर गलती से भी आप कहीं फॉरेस्ट में घूम जाते हो, खो जाते हो, तो ये प्लेस यानी कि पानी वाला जो हिस्सा होता है उसको पहले फाइंड करो, ताकि आपको पता चल जाता है कि इसके आसपास ज़रूर, मैं इतना नहीं बोल रही कि पूरा विलेज ऐसे कुछ होगा, लेकिन एटलीस्ट 1% या कोई तो ऐसे मिलेगा फॉरेस्ट में, और उसी से ही आपको रास्ता मिल सकता है। तो बिल्कुल वैसे इसके लाइफ में भी हुआ कि देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। उसको लगा कि मेरे आसपास कहीं लोग भी होंगे। ही summoned all his strength, got up the staggered in the direction of the sound। मतलब कि उसको सुमन हुआ, ही गैदर्ड, सुमन का मतलब गैदर, ऑल हिज स्ट्रेंथ, पूरी जैसे उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो जैसे वापस आ रही है, गॉट अप एंड स्ट्रेगर्ड यानी वहाँ पे पहुँचना। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस जगह पे वो जाता है, वो रीच होता है, पहुँचता है जहाँ पे ये साउंड आ रहा था। धीरे धीरे उस साउंड को वो फॉलो कर रहा था और उस जगह पे वो जा रहा था। देन राम्सजो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन। जो राम्सजो आयरन वर्क जहाँ पे मतलब जो वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं, यानी कि वहाँ पे आसपास जो आयरन मिल थी, वो मिल के बारे में बता रहे। अभी जो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन होगा वो मिल का होगा कि मिल किस तरह की थी। तो द राम्सजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वेर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉग। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे जो राइटर है वो बताना चाहती है कि राम्सजो आयरन वर्क है वो विच आर नाउ क्लोज डाउन, अभी तो वो बंद है, लेकिन वेर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, लेकिन उस टाइम की बात कर रहे, उस टाइम की ये स्टोरी है। तो उस टाइम ये जो राम्सजो आयरन वर्क था वो चालू था, ये मिल चालू थी, और वो कोई स्मॉल मिल नहीं थी, वो लार्ज प्लांट था, बहुत ही बड़ा प्लांट था। वहाँ पे विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉग, मतलब वहाँ पे जो स्मेल्टर का मतलब पिघलना, पिघलाना, तो ऐसी जो फर्नेस थी जहाँ पे उसको जो मेटल होता है उसको डाला जाता है, फिर मेल्ट किया जाता है, देन रोलिंग, उसके रोल बनते हैं मिल से, देन उसको शेप दिया जाता है, फॉग यानी शेप बनाना, तो शेप बनाए जाते थे। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए, ये जो एक पिट आप देख रहे हो, वहाँ पे आयरन को मेल्ट किया गया है। जो शाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो पिक आप देखोगे, ये देखो, तो पूरा जो एक नीचे शेप दिए है, देखो यहाँ पे, देखो बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग शेप दिए हुए हैं, वहाँ पे उसको डाला जाता है जब मेल्टिंग होता है तो उसको रोलिंग करने के लिए। दूसरा एक पिक आप देखो, ये देखो, यहाँ पे भी ये बड़ी बड़ी जो फर्नेस होती है उसमें डाला जाता है। यहाँ पे नीचे की साइड देखो, यहाँ तो ये जो पोर्शन है वहाँ पे उसको डाला जाता है और धीरे धीरे उसके शेप बनाए जाते हैं, फॉग बनाया जाता है। ये भी एक पिक आप देख सकते हो कि किस तरह से जब आयरन को मतलब शेप दिया जाता है तो उसमें से थोड़ी शाइन वगैरह बाहर निकलती है। तो यहाँ पे आप वो देख सकते हो, ये जो पिक है वहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ये जो आयरन मिल थी वहाँ पे स्मेल्टर हो रही है, मतलब कि उसको मेल्ट किया जा रहा है, फिर रोलिंग किया जाता है और देन फॉग यानी कि उसके बाद उसको शेप भी दिया जाता है, आयरन हीट में डाल के उसको शेप भी दिया जाता है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हैवीली लोडेड बग्स एंड स्काउज स्लाइड डाउन एंड द कैनल which led to the large inland lake, and in the winter time the roads near the mills were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। मतलब क्या है कि अब जैसे कि शेप वगैरह बनते हैं, उसके बाद
इन समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हैवीली लोडेड, और समर टाइम बता रहे हैं उस टाइम वहाँ पे जो स्वीडन है वहाँ पे दिसंबर के टाइम में समर की सीज़न यहाँ पे बताई हुई है। तो जो बाग्स एंड स्काउज है स्लाइड डाउन बाय द कैनल के थ्रू बोट में डाल के ये सारे जो पीसेस जो टुकड़े होते हैं जो शेप से बनाए होते हैं अलग अलग जो शीट बनाई जाती है उसको फिर भेजा जाता है। तभी यहाँ पे बताया कि द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हैवीली लोडेड बाग्स एंड स्काउट्स लाइड डाउन, जो स्लाइड्स होती है उसको अंदर रात डाला जाता है, रखा जाता है, और वो गुड्स जो पूरा गुड्स होता है उसको सेंट भेजा जाता है कि स्लाइड डाउन यानी वो जो बोट्स के थ्रू ये जो पूरा गुड्स होता है उसको बाय कैनल भेजा जाता है। विच ले टू लार्ज इनलैंड लेक, वहाँ पे कहाँ, तो वो प्लेस भी बताई है कि बहुत बड़ा लार्ज इनलैंड लेक था, वहाँ उसको उसके थ्रू वहाँ से उसके द्वारा लिया जाता है, ले जाया जाता है। एंड इन द विंटर टाइम द रोड नियर द मिल वेर ब्लैक फ्रॉम ऑल कॉल डस्ट। अभी विंटर टाइम में क्या होता है कि अभी विंटर टाइम की बात कर रहे हैं कि जो पूरे रोड्स होते हैं जो मिल के बिल्कुल नज़दीक होते हैं नियर द मिल, तो वो कैसे हो जाते हैं ब्लैक फ्रॉम ऑल कॉल डस्ट यानी जो डस्ट होते हैं उसका जो पाउडर होता है कॉल का, तो वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट की वजह से जैसे जैसे कॉल की जो डस्ट होती है मतलब प्लेसमेंट यानी ये जो फर्नेस में डाला जाता है उसमें जो कॉल का यूज़ होता है, तो वो पूरी जो डस्ट होती है पूरे रोड पे स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो आप देखोगे तो रोड तो वैसे भी ब्लैक होता है, लेकिन इसके लेयर से और सॉफ्ट और ब्लैक एक लेयर जैसे ब्लैंकेट हो बिल्कुल वैसा नज़ारा वहाँ दिखता है। वे शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, मतलब कि उसके बाद उसमें जो फर्नेस होती है जो छान शिफ्ट मतलब यहाँ पे एक छान जो होती है उसमें डाला जाता है बिग चारकोल क्रेट्स में, जिसकी वजह से उसमें अलग अलग शेप और फिर उसको सेलिंग किया जाता होगा, हो सकता है ऐसा। देन during one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark fog near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire and to be ready to put on anvil। ये अभी जो ऊपर का जो फर्स्ट पैरा था उसमें हमने जो दिसंबर का जो टाइम था उसको हमने एक्सप्लेन मतलब देखा। उस टाइम फॉरेस्ट में ये घूम जाता है, उसको जो रेड ट्रैपर जो है वो डर जाता है, मतलब कि जो अपनी सोच ऐसी है कि धीरे धीरे दुनिया की तरफ वो भी एक रेड ट्रैप में फंस चुका है, तो उसको लग रहा है कि अब मैं बहुत थक चुका हूँ, हो सकता है कि मेरी मौत भी हो जाए। उसके बाद हमने देखा कि उसको एक ऐसी चीज़ सुनाई देती है जैसे वो अपनी जो लेड हीज हेड ऑन द ग्राउंड, जब उसका जो हेड है वो ग्राउंड पे लगाता है तो उसको आवाज़ आती है कि कोई हैमर स्टॉक लग रहे हैं, और फिर उसने सोचा कि यहाँ पे आयरन मिल हो सकती है जिसके हैमर स्टॉक के उसको सुनाई देते हैं, और उसी जो वॉइस होती है उसको वो फॉलो करता है, साउंड को फॉलो करता है, उस डायरेक्शन में वो स्टेगर करता है, मतलब वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसने देखा कि वहाँ पे राम्स जो आयरन वर्क मिल जो अभी तो नहीं है वो क्लोज डाउन है, लेकिन पहले जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम ये बहुत ही बड़ा लार्ज प्लांट था। उस मिल में उसने देखा कि वहाँ पर स्मेल्टिंग, रोलिंग और फॉग हो रहा है। उसके बाद बाय बोट और ये पूरा जो लोड होता है उसको सेंड गुड्स द कैनल्स के द्वारा वहाँ पे उसको भेजा जाता है। उसके बाद उसको सिट किया जाता है कारचोल जो कैट्स होते हैं उसमें, यानी कि पूरा जो उसके कॉल के थ्रू, मतलब जो कॉल का जो पाउडर होता है ब्लैक लेयर उससे पूरे रोड पे बन जाता है। अब आती है बात
अपनी, यानी कि ये जो थी वो पूरी मिल की बात थी। अभी जो बात कर रहे हैं वो अपनी, यानी कि जो रेड ट्रैपर था जो, वो अपने बारे में बता रहे कि अब उसके साथ क्या होता है, वो क्या करेगा। अगर ये जगह पे वो पहुंच गया है तो अभी आगे वो क्या करना चाहेगा। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, अभी लॉन्ग डार्क इवनिंग तो थी ही, उस दौरान क्रिसमस का टाइम, यानी कि क्रिसमस आने वाला था, उसके बिफोर का टाइम ये स्पेंड कर रहा था उस फॉरेस्ट में। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉग नियर द फर्नेस, वहाँ पे अभी उसने देखा जो आयरन मिल थी वहाँ पे कौन था, तो 2 पर्सन की बात यहाँ पे बताई। एक मास्टर स्मिथ यानी जो ऑनर था, मास्टर था, और एक था उसका हेल्पर, दोनों वहाँ पे बैठे हुए हैं। हेल्पर सेट इन द डार्क फॉग, जो डार्क फॉग है फर्नेस यानी कि जो भट्टी होती है, वहाँ उसके पास वो बैठे हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं वहाँ बैठे बैठे, तो वेटिंग फॉर पिग आयरन, पिग आयरन की वेटिंग कर रहे। पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा आयरन जो होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल बोल सकते हैं हम। तो वो जो रॉ मटेरियल वहाँ पे फर्नेस में डाला हुआ है उसका वेट कर रहे थे पास में बैठे हुए। देन क्या होता है कि द मास्टर स्मिथ and his helper sat in the dark fog near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire। बार बार क्या होता है कि वहाँ पे फायर करना पड़ता है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना होता है। तो वो भी पुट कर रहे थे इन द फायर एंड टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। एनविल का मतलब होता है हीट हैमरिंग करना। तो हीट हैमरिंग वहाँ पे हो रही थी, क्योंकि जैसे आयरन गर्म होता है, हीट होता है, उसी टाइम हैमरिंग करनी होती है अगर उसको अच्छी तरह से शेप वगैरह देना है तो बिल्कुल वो भी वहाँ पे प्रोसेस चालू थी। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टायर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स एंड ड्रिपिंग विथ perspiration through. As was the custom, he wore nothing but a long shirt and pair of wooden shoes। अभी जो 2 लोग हैं, एक तो मास्टर स्मिथ है और उसका हेल्पर है, वो क्या कर रहे थे वो तो बताया, लेकिन उसने क्या वियरिंग किया है वो भी यहाँ पे बताया है। देखते, एवरी नाउ एंड देन वंस ऑफ देम गॉट अप टू स्टेयर द ग्लोइंग मास। अभी वहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं, गॉट अप द स्टेयर यानी कि वहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं, क्या देखने के लिए, तो ग्लोइंग मास विद लॉन्ग आयरन बार, जो बहुत बड़ा जैसे बोल सकते हैं इस तरह का, जो मैंने यहाँ पे राउंड किया है, इस तरह का बहुत बड़ा जो बार होता है, आयरन बार होता है, उसमें उनको देखना था, ग्लोइंग देखनी थी, उसे ग्लोइंग मास देखना था। रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट, कुछ मोमेंट तक वो बार बार देखते रहते थे और उसको हिलाना पड़ता था। तो ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, और इसी वजह से क्योंकि वो बहुत ही हीट होती है वहाँ पे, तो ऑब्वियस हीट की वजह से क्या होता है, गर्मी रहेगी उनको, और गर्मी की वजह से उनको ड्रिपिंग हो रही थी, वहाँ पे स्वेट उनका बह रहा था। तो ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन थ्रू एज वॉज द कस्टम, और इस तरह की हीट में वो लोग काम कर रहे थे। ही वॉर नथिंग, उन्होंने उस टाइम क्या पहना हुआ था, तो नथिंग, वैसे देखने चाहिए तो ऐसे कुछ चीज़ें थी ही नहीं, बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लॉन्ग शर्ट था जो पैरों तक, घुटनों तक होता है, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, और उन्होंने वहाँ पे वुडन शूज़ भी पहने हुए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंसान है जिसने किस तरह की वियरिंग की हुई है, बिल्कुल वैसे कोट पहना हुआ है जैसे लॉन्ग शर्ट है, और नीचे का हिस्सा हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे शूज़ पहने होते हैं। और ऊपर देखो जो हेड है वहाँ पे भी जैसे हेलमेट जैसा कुछ पहना हुआ है, जिसकी वजह से पूरी हीट और जो लाइट्स होती है वो आँखों पे न चली जाए, क्योंकि आँखों में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसमें रहती है। तो ये पूरे जो पैरा है उसमें मिल में क्या हो रहा है उसको डिस्क्राइब किया हुआ है।
देन ऑल द टाइम देयर वेर मैनी साउंड्स, वहाँ पे बहुत सारे साउंड्स आ रहे थे. ऑल द टाइम देयर वेर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉग. द बिग bellows grounded and burning coal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roars the waterfall, and sharp north wind whipped the rain against the brick till roof. ये भी एक्सप्लेनेशन ही दी हुई है यहाँ पे कि ऑल द टाइम, वहाँ पे हर टाइम एक ही आवाज़ें, यही आवाज़ें सुनाई देती है. मैनी साउंड टू हियर इन फॉग की आवाज़ हमें सुनाई देती है. द बिग बेलो ग्राउंड, बहुत बड़ा वहाँ पे बेलो होता है. एंड बर्निंग कॉल क्रैक्ड, वहाँ पे जो कॉल होते हैं उसके पीसीस यानी कि टुकड़े भी होते हैं, वो भी जलते रहते हैं, तो उसकी भी आवाज़ें आती हैं. द फायर बॉय सोवल चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस विद द ग्रेट डील ऑफ द क्लैटर. और जो ये जो फायर बॉय यहाँ पे बताए वो और कोई नहीं, ये जो हेल्पर था वही है और वही वो काम कर रहा है. तो वो फायर बॉय जो था वो चारकोल को इनटू द मो ऑफ द फर्नेस में भी डाल रहा है, मतलब कि जलाने के लिए, विद द ग्रेट डील ऑफ क्लैटर. देन आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर की साइड देखें तो वाटरफॉल हो रहा था. एंड शार्प नॉर्थ विंड वेप्ड रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल रूफ यानी बहुत फोर्स से वहाँ पे एयर भी आ रहे थे, विंड भी आ रही थी. विथ रेन यानी कि वेप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल रूफ, यानी कि वो छत, ये जो शेल्टर होता है वहाँ पे भी ऐसी आवाज़ आ रही थी रूफ की. तो बिल्कुल वो सीन यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया हुआ है. तो देखते हैं, अभी फिर से एक बार बोल दूँ मैं आपको कि यहाँ तक हमने क्या देखा. जब मैं जिस फैक्ट्री जो मिल है उसकी बात कर रही हूँ, तो मिल में क्या देखा, तो बहुत ही डार्कनेस था, डार्क इवनिंग थी, क्रिसमस के पहले का टाइम था. वो वहाँ पे पहुँचा तब, तो वहाँ पे मास्टर स्मिथ और हेल्पर था. बहुत बड़ा फर्नेस था जिसके पास वो बैठे हुए थे. वहाँ पे किसकी वेटिंग कर रहे थे, तो पिग आयरन की, मतलब जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा जो आयरन होता है उसकी वेट कर रहे थे वो. देन वो फायर भी कर रहे थे साथ साथ में, और वो वेट मतलब जो हीट हैमरिंग होती है वो भी कंटिन्यू वहाँ पे वर्क कर रहे थे. और बार बार वो जो लॉन्ग आयरन बार था उसको वो हिलाने की कोशिश कर रहे थे, मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे. फिर फ्यू मोमेंट के बाद वहाँ पे उन्होंने देखा कि ज़्यादा हीट की वजह से ड्रिपिंग भी हो रही थी उनको. और उन्होंने क्या पहना हुआ था, तो जो लॉन्ग शर्ट होता है वो, एंड पेयर ऑफ वुडन शूज़, और वुडन शूज़ होते हैं वो उन्होंने पहने हुए थे. और लास्ट में देखते हैं कि वहाँ पे टोटल टाइम वहाँ पे स्पेंड करें तो आपको यही एक आवाज़ सुनाई देती है कि इसकी, तो हैमरिंग की, और ये जो फर्नेस होता है उसकी हीट इतनी होती है. फिर जो चारकोल यानी कि कोल का जो डस्ट होता है वो भी वहाँ पे पूरे रोड पे स्प्रेड होता है. और जो बर्निंग कॉल की क्रैकिंग की आवाज़ भी वहाँ पे आती है जब वो टूटता है, जब उसको डाला जाता है तो जो क्रैक होता है, जलता है, तो उसकी भी आवाज़ें वहाँ पे सुनाई देती है. तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक का जो देखा, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी ये जो मिल है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. आई थिंक आप बहुत अच्छी तरह से ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन है अबाउट द मिल, आयरन मिल का, वो समझ पाए होंगे. तो आज यहाँ तक. थैंक यू सो मच.